हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले इंडिया में सिविल सर्विसेज की का फाउंडेशन जो है वो वारेन हास्टिंग ने रखा था, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम पे 1773 में। फिर बाद में 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको काफ़ी एलेबोरेट किया और इसको रिफॉर्म किया, मॉडर्नाइज़ किया और उसको एक अच्छे मैनर में उतारा। तो इसीलिए इनको सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे कि पहले तो उस टाइम पे जो सर्वेंट्स होते थे, सिविल सर्वेंट्स, उनकी सैलरीज कम होती थी, तो उन्होंने उनकी सैलरीज को बढ़ाया। इसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए प्राइवेट ट्रेड के ख़िलाफ़, या कि जैसे कि सिविल सर्वेंट्स को अपने प्राइवेट ट्रेड कर लेते थे तो उनको रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेके आए। इसके बाद सिविल सर्वेंट्स ब्राइब वगैरह न लें, इसके लिए भी कुछ लॉज लेके आए। और बाद में इन्होंने इसमें प्रमोशन भी स्टार्ट किया, सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन भी स्टार्ट किए गए हैं। तो ये मोटा मोटा था। अब देखते हैं हम जो एक्ट्स आए थे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया लेके आई थी। तो सबसे पहला एक्ट है इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या होता था कि जो कम्युनिटी सर्विसेज थी, यानी कि जो हाई पोस्ट सर्विसेज होती थी, वो रिजर्व रहती थी यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स के लिए। फिर अगला चार्टर एक्ट आया 1833 में। इसमें क्या किया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो उसका एग्ज़ामिनेशन वो सबके लिए ओपन कर दिया गया, मतलब इंडियंस के लिए भी, ब्रिटिशर्स के लिए भी। बट ये एक्चुअली में प्रोविज़न्स कभी इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। अब फाइनली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद आता है, जब ब्रिटिश रूल सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है। और फाइनली जो इसमें क्या रहता है कि जो सत्येंद्रनाथ बनर्जी होते हैं वो इंडिया के पहले ICS ऑफिसर बनते हैं 1863 में। अब हम समझते हैं इसमें सिविल सर्विसेज में एक कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज होती हैं और एक अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस होती हैं। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस का मतलब है कि हाई पोस्ट, वैसे ऐसे हाई पोस्ट सिविल सर्विस की जो सिर्फ यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स के लिए ही थी। अनकोऑर्डिनेटेड सर्विसेज जो थी वो उसमें लोअर पोस्ट होती थी, जनरली क्या लोअर पोस्ट होती थी और वो इंडियंस के लिए होती थी। मतलब इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, उनको लोअर ही रखा जाता था कि उनको लिमिटेड पावर दी जाती थी और लिमिटेड उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता था। और यूरोपियंस को अच्छी पावर मिलती थी और वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। तो ये नेचर था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट होता कैसे, एकदम इनिशियल फेज से। तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं या वाइसरॉय रहते हैं, 1798 से 1805 के आसपास तक या 3 तक। तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज सेटअप किया था, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। सिविल सर्विसेज में जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए। बट इन 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ब्रिटेन में, वो उसको फोर्ट विलियम को रिजेक्ट कर देते हैं और वो एक ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाते हैं हेलबरी में, जो इंग्लैंड में होता है। और वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, और 2 साल की ट्रेनिंग उसमें कराते हैं। और लेकिन वो इंग्लैंड में बनाते हैं, जो इंडिया में फोर्ट विलियम जो कॉलेज जो था वो इंडिया में था, बट उसको रिजेक्ट करके वो इंग्लैंड में कॉलेज बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कॉलेज, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। और फिर बाद में 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। और ये इसमें क्या रहता है कि
कुछ सर्टेन ऑफिसेज जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, मतलब कोविनेटेड के लिए, यानी जो यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स के भी होते थे। इसके बाद इसमें क्या था कि जो एग्ज़ामिनेशन होता था वो इंग्लैंड में होता था। सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता था वो इंग्लैंड में होता था, और वो भी मीडियम ऑफ लैंग्वेज था वो भी इंग्लिश था, ना कि हिंदी। मतलब इंडियंस को भी इंग्लिश में एग्ज़ाम देना होता था, और इसमें ग्रीक और लैटिन भी आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें सिविल सर्विसेज देने की एज क्या थी उस टाइम पे। तो एज में काफ़ी आपको डिस्पैरिटी दिखेगी। तो सबसे पहले 1859 में 23 इयर्स एज थी आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। फिर एक साल बाद उसको 22 इयर्स कर दिया गया 1860 में। फिर छः साल बाद यानी 1866 में उसको 21 इयर्स कर दिया गया। फिर फाइनली जाते हैं 1878 में 19 इयर्स कर दिया गया। अब बाद में जाके 78 में फिर एक कमीशन आता है, इसके बाद उसको फिर 23 कर दिया जाता है। तो अब कुछ सिविल सर्विसेज के स्टैट्यूटरी कमीशंस थे। जो सबसे पहले इसमें लॉर्ड लिटन थे, उनका आया था कमीशन। इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि जो 1/6 कोविनेटेड पोस्ट होंगी वो इंडियंस के द्वारा फिल की जाएंगी, और इसका अप्रूवल जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट करेगी, और इसको जो है इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसको अप्रूव कर लिया था। लेकिन बाद में सिस्टम जो है वो अबॉलिश हो जाता है। अब इसी टाइम पे 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है मुंबई में। इसमें क्या रहता है कि कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो इंग्लैंड में भी होने चाहिए और इंडिया में भी होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो सिर्फ इंग्लैंड में हो रहा है, तो इंडिया में भी हो, इंग्लैंड में भी हो। और इसमें डिमांड, और कांग्रेस की दूसरी डिमांड ये थी कि जो एज लिमिट है उसको भी, जो 19 ईयर्स थी उसको बढ़ाया जाए, मतलब एज लिमिट को और इंक्रीज़ किया जाए। अब हम इसमें कुछ कमीशन देखेंगे जो सिविल सर्विस पे थे। तो सबसे पहला कमीशन है इसमें एटचिंगसन कमीशन, जो 1886 में आया था। इसमें जो थे कि जो लॉर्ड लिटन का जो स्टैट्यूटरी कमीशन था उसको अबॉलिश कर दिया गया, और इसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया था। फिर अगला कमीशन जो है वो इस्लिंगटन कमीशन है, वो 1917 में आता है, और ये जो था वो वर्क बेस्ड था, और लंदन में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और जो नए रिक्रूटमेंट्स होंगे वो क्लासिफाइड किए जाएंगे अब इंडिया में भी। फिर तीसरा कमीशन जो है वुल्ली कमीशन आता है, जो 1923 में था। इसमें क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिसमें क्या होता है कि रिकमेंडेशन की जाती है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए, और उसी के साथ साथ प्रोविंस लेवल पे भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो। और अगर एक दो जॉइंट बनाना हो, प्रोविंसेस के लिए जॉइंट कमीशन बनाना हो, तो उसके लिए जॉइंट प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। और हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको, कमीशंस को। तो पहला एटचिंगसन कमीशन जो था वो लॉर्ड रेफरन ने इस्टेब्लिश किया था, और उसको क्लासिफाइड किया जाता है इंपीरियल सर्विसेज में, प्रोविंशियल सर्विसेज में, और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज में। और इसी में 1886 में ही जो मिनिमम एज थी 19 उसको 23 कर दिया गया, 23 ईयर्स कर दिया गया 1878 में ही। इसके बाद फिर ये मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में। इसमें जो रहता है कि एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं अब लंदन और इंडिया में दोनों होते हैं, प्रोविज़न था इसमें। इसके बाद इसमें 1/3 जो रिक्रूटमेंट होता है वो इंडियंस का होगा, और एनुअली 1.5% इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और फिर फाइनली 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाता है। तो ये अब फिर ये हो गया। और फिर ली कमीशन जो रहता है 1924 में, उसमें क्या रहता है कि जो रिक्रूटमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज में, यानी जो
अब हाई पोस्ट के लिए होता है, उसमें ये कहा गया कि जो रेशियो होगा मतलब यूरोपियंस का यानी ब्रिटिशर्स का और इंडियंस का, वो आने वाले 15 ईयर्स में राउंड ऑफ में 50:50 मतलब आधा आधा कर दिया जाएगा। मतलब आधे इसमें कम्युनिटी में आधे इंडियंस होंगे, आधे ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब रेशियो उनका इक्वल रहेगा। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, उसमें यूपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। और फाइनली हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद हम इंडियन सिविल सर्विसेज को इनहेरिट कर लेते हैं। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हम सिविल सर्विसेज को 2 टायर सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो हमको सिलेक्शन करना होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का, वो हम ग्रुप ए और ग्रुप बी द्वारा कंडक्ट करते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी में होता है, और उसको जो कंडक्ट करता है वो उसके लिए कमीशन बनाया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसे कहते हैं हम। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपकी नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट हुआ होगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।